हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआरजी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया में अहर्य पाए गए आवेदकों को नियुक्ति पत्र के साथ साथ विद्यालय आवंटन भी आज की डेट में पूरा कर लिया गया है। अब साथियों, आप सभी को बता दें, जो 6470 पद भरने हैं उसमें फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए सेकंड काउंसलिंग की कवायद विभाग की तरफ से तेज कर दी गई है। लेकिन सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो गतिरोध है आवेदकों के बीच में, वो अभी भी बना हुआ है और अभी भी उसका कोई समाधान विभाग की तरफ से प्रेजेंट नहीं किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ आवेदक कह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो, जिसमें किसी भी जनपद का कोई भी आवेदक किसी भी जनपद में जाकर के अपनी काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पा सकता है। जबकि कुछ आवेदक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग जो है उसमें सबसे पहले उस जनपद के में मेरिट डाउन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जब उस जनपद के सभी आवेदकों को नौकरी मिल जाए उसके बावजूद अगर कोई पद रिक्त रहता है तब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए उसे ओपन टू ऑल किया जाए। लेकिन अब विभाग की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के विभाग ओपन टू ऑल के साथ जा रहा है या जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के जो है शासनादेश जारी करने जा रहा है। आप सभी को बता दें, रिक्त पदों का जो डाटा है वो विभाग को प्राप्त हो चुका है और देखा जाए अगर तो जो डाटा कलेक्ट किया गया है हम सभी के द्वारा वो आवेदकों के सापेक्ष ज्यादा है, यानी आवेदकों की सापेक्षता में पदों की संख्या ज्यादा है। फिर भी असमंजस बनाया जा रहा है, गतिरोध बढ़ाया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया में। क्योंकि आप सभी को बता दें, आप सभी लोगों की प्रायोरिटी केवल और केवल ये होनी चाहिए कि सेकंड काउंसलिंग जो है उसका शासनादेश यानी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए और 8 जनवरी जो सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, उससे पहले सेकंड काउंसलिंग पूरी करा करके नियुक्ति पत्र जो है निर्गत कर दिए जाए चयनित अभ्यर्थियों को। लेकिन उसके अपेक्षा प्रयास यही किया जा रहा है कि जिले के अंदर मेरिट डाउन की जाए। कोई सचिव सर से मिलकर के कह रहा है कि जो है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल की जाए। तो आप सभी साथियों को बता दें, आप सभी लोग केवल और केवल सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कराने के लिए प्रयास करें, सचिव सर से निवेदन करें, ज्ञापन सौंपें। बाकी किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया करानी है ये सचिव सर निर्धारित करेंगे और किस नियम पर करेंगे ये भी सचिव सर निर्धारित करेंगे। इसकी टेंशन आप सभी लोगों को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पद ज्यादा है और पद लेने वाले कम है। तो जब सभी का चयन सुनिश्चित है तो चाहे जिस भी पे भर्ती प्रक्रिया विभाग आगे बढ़ाए आपका चयन सुनिश्चित होगा। लेकिन यहां पे जो हम आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वहां से आप सभी लोग खुद एक आकलन कर पाएंगे कि भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग से संबंधित क्या प्रावधान है। उसको लेकर के सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाले हैं वीडियो के द्वारा। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रपत्रों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और दूसरा है 12,460 शिक्षक भर्ती का मूल जियो जो 2017 में जारी किया गया था। दोनों प्रपत्रों में जो भी प्रावधान है सेकंड काउंसलिंग से संबंधित उनको विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी के सारे डाउट सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड शार्ट आउट होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी आपके हैं और जिनका भी सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ये करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत सारे साथियों को डाउट ये बना हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड काउंसलिंग से संबंधित प्रावधानों से रिलेटेड दोनों प्रपत्रों को विस्तार पूर्वक। दोस्तों, सबसे पहले हमने के सामने खोल रखा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन है। यह सारी चीजें आप इसमें देखते चले जाएंगे।
जहां पर मेन प्रावधान है और जहां से यहां पर निकलकर रेफरेंस आप सभी को दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली जो है 1981 में भी सेकेंड काउंसलिंग के प्रावधानों का वर्णन है, और उसी बिहाफ पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिले के अंदर जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए मेरिट डाउन करते हुए। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग यहां पर स्पष्ट देख सकते हैं जो बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश में वर्णित हैं। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 को आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं, और आराम पूर्वक जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सेकंड काउंसलिंग से संबंधित प्रावधान है वहां आप सभी को लेकर के चल रहे हैं। तो सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है उत्तर प्रदेश में। सेवा एवं सदस्य संख्या, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। आप सभी लोग अगर इसे पढ़ना चाहते हैं विस्तार पूर्वक तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां पर इसे अपलोड कर दिया गया है और आप सभी लोग वहां से इसे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से किसे क्या कहा जाएगा, प्रधानाध्यापक किसे कहा जाएगा, क्या चीजें कहां पर होंगी। तो कुछ चीजें आप सभी लोग यहीं से समझने का प्रयास करना। तो साथियों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं एक अर्हताएं दी गई हैं कि क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं अध्यापकों के लिए, वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक अगला पोर्शन है कि किस तरीके से एज के बारे में बात की गई है, एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीजें। और यहाँ पर आप सभी लोग ये देख सकते हैं ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। लेकिन हमको मेन पोर्शन चाहिए जहां पर ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक जो शिक्षक सेवा नियमावली है 1981, उसमें कहा गया है कि सेकेंड काउंसलिंग जो है वो ओपन टू ऑल नहीं होगी, जिले के अंदर ही जो है मेरिट डाउन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा इसमें वर्णित है, इसको जानने का प्रयास करेंगे और वहीं उसी पॉइंट पर हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो यहां पर क्या है, शैक्षिक अर्हताओं के बारे में स्पष्टतया मेंशन किया गया है सारी चीजों को कि किसके लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित हैं, गणित विज्ञान सबके विषय में बात यहां पर की गई है। लेकिन हम लोग चल रहे हैं सीधे सेकंड काउंसलिंग वाले पॉइंट को लेकर के, क्योंकि हमें पूरी सेवा नियमावली नहीं पढ़नी है। हमको केवल और केवल इस समय सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए उससे समाधान प्रस्तुत करना है आप सभी के सामने। यहां देख सकते हो उर्दू भाषा अध्यापन के लिए सारी चीजें यहां पर निर्दिष्ट की गई हैं। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का अध्याय 2 है, जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आप सभी से रिलेटेड हैं। लेकिन सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर चरित्र देख सकते हैं, वैवाहिक परिस्थिति देख सकते हैं, सबके बारे में मेंशन किया गया है इस नियमावली में। अब दोस्तों यहाँ पर आ गई फिर से एक बार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का अध्याय 2। इसको आप सभी लोग देखें। यहां पर आप सभी के शारीरिक स्वास्थ्य रिक्तियों का अवधारण और सूची तैयार किया जाना, यहां से आप सभी लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 14 से रिक्तियों की अवधारण और सूची तैयार किया जाना। नियम 5 के खंड का के अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। और रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय को और कम से कम 2 समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ संबंधित जिले में पर्याप्त प्रचलन हो अधिसूचित कर संबंधित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। तो ये वही चीज है जो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपने जिस जिले से बीटीसी किया है उसी जिले में आपको अप्लाई करना है, और वही नियम 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लागू होता है। लेकिन इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जनपद ऐसे थे जहां पर कोई सीटें नहीं थी, इसलिए उन्हें जीरो माना गया था और उन्हें भी किसी एक जनपद में प्रथम वरीयता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करने की छूट दी गई थी। यहां सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं। नियुक्त प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की समीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों एक सूची तैयार करेगा। यहां समझिए
तीसरा पॉइंट कह रहा है संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक यानी बेसिक किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निर्देश दे सकता है कि उसका नाम उपनियम 2 के अधीन तैयार सूची के अंत में सम्मिलित किया जाए। चौथा और उपनियम 2 के अधीन तैयार की गई सूची के अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे जाएंगे कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय से पहले उत्तीर्ण कर लिया हो उनके ऊपर रखा जाए, जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया हो, और किसी विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में निर्दिष्ट गुणवत्ता अंकों के अनुसार रखे जाएं। पूरा सारी चीजें समझते रहिए, यहीं से आप सभी लोगों का सार निकलने वाला है। आगे पॉइंट कह रहा है कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम 2 के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और यहां से बहुत सारे साथियों का शॉर्ट आउट होगा हल। क्वेश्चन क्या हल हो जाएगा कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका उपनियम 2 के अधीन तैयार सूची में ना सम्मिलित हो। यानी जो सूची तैयार की जाएगी उपनियम 2 के अकॉर्डिंग, उसमें अगर किसी आवेदक का नाम नहीं है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। नियम संख्या 6 कहता है उपनियम 2 के अधीन तैयार की गई और उपनियम 4 के अनुसार क्रमबद्ध की गई सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जाएगी। आगे कहता है सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापकों अध्यापिकाओं के कतिपय पदों के लिए रिक्तियों की अधिसूचना और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना। एक पहला है नियम 5 खाके परंतु के अधीन। यहां से चीजें आपको समझनी है और इस पेज की जो पॉइंट है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से सारी चीजें आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी कि क्या मामला है सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रावधानित। तो ये चीजें आप सभी लोग देखेंगे के अधीन सीनियर बेसिक, और ये सीनियर बेसिक की बात की गई है, इसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, और जो आपकी सेकंड काउंसलिंग से यहाँ पे चयन समिति के गठन का प्रावधान किस तरीके से होगा, कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, ये सारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और कोई बात अब ये आगे आगे चलते हैं, हमें सेकंड काउंसलिंग वाले पॉइंट को आप सभी को डिस्क्राइब करना है। यहाँ फिर हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अध्याय 2 के पेज नंबर 23 पर। यहाँ चयन समितियों से संबंधित सारी चीजें दी गई हैं, उनसे संबंधित नियमों को प्रावधानों को वर्णित किया गया है। अब आगे हम लोग जो चलते हैं यहां पे आते हैं दोस्तों, और ये पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अध्याय 2 का पेज नंबर 24 है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर के अब जो है आगे बढ़ने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के पेज नंबर 24 में यह वर्णित है कि जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और जब तक उस जिले के आवेदक मिलते रहे तब तक उस जिले में जो है मेरिट डाउन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जब उस जिले के मूल आवेदकों की संख्या ना बचे और सीटें रिक्त हों तो इसे फिर अन्य जनपद वाले अभ्यर्थियों के लिए ओपन टू ऑल के रूप में खोल दिया जाना चाहिए। समझते हैं क्या है प्रावधान। चयन समिति उपनियम 4 में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों पर विचार करेगी और उपनियम 1 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, और उपनियम 1 के अधीन तैयार की गई सूची के अंत में उनके नामों को सम्मिलित करेगी और संपूर्ण सूची को नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 7वां पॉइंट कह रहा है जहां उपनियम 3 के अधीन संभागीय सहायक, ये चीज समझना है आपको, जहां उपनियम 3 के अधीन संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को अग्रसारित सूची का उपयोग उसके संभाग में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका, तो संभागीय सहायक या शिक्षा निदेशक बेसिक परिषद के सचिव को सूची अग्रसारित करेगा, जो उसके बाद सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिसके जिले में रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है अग्रसारित करेगा। सूची इस प्रकार अग्रसारित करने में परिषद का सचिव जिलों में उसकी तैनाती के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किए गए विकल्पों को ध्यान में रखेगा। तो इसी पॉइंट को लेकर के ये कहा जा रहा है 51 जनपद के कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया में जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में प्रावधान है कि जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आगे समझते हैं इसमें क्या प्रावधान है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें इसी पॉइंट को लेकर के कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में जो है जिले के अंदर ही कट ऑफ डाउन करने की बात की गई है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में। लेकिन आप सभी लोग इसे पढ़ें पूरा विस्तार से, अधिनियम को क्या कहा गया है, किस तरीके से बात बोली गई है,
कि सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिसके जिले में रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं अग्रसारित करेगा। और सूची इस प्रकार अग्रसारित करने में परिषद का सचिव जिलों में उसकी तैनाती के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों को ध्यान में रखेगा। आगे 8 पॉइंट कहता है, उपनियम 7 में निर्दिष्ट सूची के प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के साथ सूची रखेगा। और चयन जो है समिति उपनियम 7 में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों पर विचार करेगी और उपनियम 1 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को एक सूची तैयार करेगी और उपनियम 1 के अधीन तैयार की गई सूची के अंत में उनके नामों को सम्मिलित करेगी और संपूर्ण सूची को नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। तो दोस्तों, आप सभी ने ये देख लिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 को, जिसमें स्पष्ट तो ये मेंशन नहीं है कि जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और जिस पॉइंट को लोग मेंशन करके आगे बढ़ने की बात कर, तो दोस्तों वही ये नियम है और वही ये पॉइंट है जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्क्राइब किया है कि कोई भी सूची तैयार की जाएगी तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप सभी ने देख लिया। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन कुछ भी नहीं है कि जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए जिले के आवेदक जब तक रहेंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया उन्हीं के माध्यम से पूरी की जाएगी, उनकी चाहे जो भी कट ऑफ हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मूल विज्ञप्ति के साथ जो जियो आया था भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, उसके बारे में और देखेंगे उसमें क्या प्रावधान है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के। तो दोस्तों, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, जियो है यानी शासनादेश है। 12,460 शिक्षक भर्ती का मूल शासनादेश है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 16,887-17/17 और 2 मार्च 2017 को ये लेटर रिलीज किया गया था। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या 3300/79-5-2016 41/27/2013 दिनांक 15 दिसंबर 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दिनांक 28/12/2016 से 7/2/2017 के मध्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई। उक्त चयन या नियुक्ति प्रक्रिया में काउंसलिंग हेतु परिषद में पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 13,331-13/500/2016-17 दिनांक 28/12/2016 द्वारा निर्देश दिए गए थे। काउंसलिंग कार्यक्रम में संशोधन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्रविष्टियों के आधार पर एनआईसी लखनऊ द्वारा तैयार किया गया एक्सेल डाटा अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में निम्नवत कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यहां पर चीजें आप सभी लोग पढ़ेंगे और ये पूरा शासनादेश है और ये सारी चीजें आप पढ़ लिए होंगे, जानते हैं। जो हमारे काम की बात है वहां पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बता दें कि पहली काउंसलिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें 51 जनपद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी थी। शून्य जनपद के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी और उनके नियुक्ति पत्र भी रोक दिए गए थे। अब जो ये इस समय पहली काउंसलिंग हुई है वो आप एक तरीके से मानिए कि जो पहली काउंसलिंग 51 जनपद के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के समय हुई थी उसका एकमात्र कंप्लीमेंट है, यानी पहली काउंसलिंग को पूरक के रूप में संपन्न किया गया है। इस समय अब जो काउंसलिंग होगी वो सेकंड काउंसलिंग ही होगी, क्योंकि पहली काउंसलिंग का जो आधा हिस्सा इनकम्प्लीट था उसे अब चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन के माध्यम से पूरा कर दिया गया है। अब सेकंड काउंसलिंग का प्रावधान है। तो यहां आप सभी लोग देख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि प्रथम काउंसलिंग में अहर पाए गए अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची तैयार करने के उपरांत रिक्त पदों पर विवरण प्रत्येक दशा में अनंतिम चयन सूची में प्रकाशन की तिथि के जनपद ये सारी अपलोड होगा, ये सारी चीजें हो गई। चौथा पॉइंट जो है वो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत अवशेष रिक्त पदों के प्रति दिनांक 25/3/2017 को द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि वो उसी समय का शासनादेश है जब 2017 की बात है तो उसमें सेकंड काउंसलिंग, यानी तब मान लिया गया था कि पहली काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 25/3/2017 को सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। तो जो अब इन समय जो काउंसलिंग कराई गई है ये 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की कराई गई है और ये 2017 में जो इनकम्प्लीट काउंसलिंग थी उसको पूरक के रूप में कंप्लीट कर दिया गया है। अब आप सभी को बता दें केवल और केवल सेकंड काउंसलिंग भर्ती में होनी है।
उक्त काउंसलिंग में प्रदेश के किसी जनपद के ऐसी अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले हर ऐसे अभ्यर्थी के मूल अभिलेख जमा कर लिया जाएगा जिनका अनंतिम चयन हो गया है, किंतु यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत अनंतिम रूप से चयनित न हुआ हो तो उनके मूल अभिलेख काउंसलिंग की तिथि के अगले ही दिन वापस कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें किसी अन्य जनपद में होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने में कठिनाई न हो। इस बात की सूचना भी काउंसलिंग के दिवस को सभी अभ्यर्थियों को दे दी जाए। तो कुल मिलाकर के जो ये मूल भर्ती का जियो है, ये स्पष्ट कह रहा है कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो चुकी है, अब सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी और जिसमें स्पष्ट ये कह रहा है कि ये ओपन टू ऑल होगी, क्योंकि मूल आवेदकों को जब उनके मूल पद डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे तो वो किसी भी जनपद में जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस जियो में स्पष्ट मेंशन है। अब पता नहीं लोग क्यों अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जिले के अंदर मेरिट डाउन कराने को लेकर के सचिव सर पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि इस प्रयास का नतीजा नकारात्मक भी हो सकता है। जो आपको बता दें 4000 पदों पर चयन अभी बाकी है, वो चयन भी रुक सकता है और आपकी नौकरी भी रुक सकती है घर में नौकरी लेने की महत्वाकांक्षा की वजह से। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, आप सभी लोग केवल और केवल सेकेंड काउंसलिंग शेड्यूल की चर्चा करें सचिव सर से कि सर जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, कोर्ट सुनवाई से पहले जारी कर दिया जाए। काउंसलिंग किस बिहाफ पे की जाएगी इसको लेकर के सचिव साहब स्वतंत्र हैं, वो आपकी किसी भी मशवरा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओपन टू ऑल को फॉलो करेंगे। आप सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रख दिया कि सर ओपन टू ऑल की जाए या जिले के अंदर मेरिट डाउन कर दी जाए। आप सचिव सर को बिल्कुल भी अनावश्यक प्रेशर न दीजिए। भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने संबंधी सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कराने के लिए दबाव बनाएं और अपनी नौकरी सुनिश्चित करें। किस तरीके से करेंगे ये सचिव सर को करने दीजिए और जिस बिहाफ पे वो करें उसी बिहाफ पर चुपचाप अपनी नौकरी ले लीजिए। अदरवाइज एक बार अगर सचिव सर का मूड ऑफ हुआ तो आप सभी लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाएंगे और वहां से डिसीजन आने के बाद नौकरी आपको मिलेगी। लगता है 7 साल के लंबे संघर्षों के बाद भी अभी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 8 जनवरी से पहले उनकी आंखें खुल जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण कराते हुए सेकंड काउंसलिंग डन कर लेंगे और नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय आवंटन करा करके अध्यापक के रूप में ज्वाइन करेंगे जाकर के, ना कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए दिल्ली दौड़ते हुए घूमेंगे। तो साथियों, हमने सेकंड काउंसलिंग से संबंधित क्या प्रावधान है, इससे रिलेटेड दोनों डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, भर्ती प्रक्रिया का बेस है, उसको आसानी से समझा दिया आप सभी को। अब आप सभी लोग देखें कि कहां पर क्या चीज मेंशन है, सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या प्रावधान है, सब कुछ बिल्कुल हमने क्रिस्टल क्लियर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से और उम्मीद करते हैं आप सभी के डाउट जो है वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। चुपचाप इंतजार करें सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल का और अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करें। 0+51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद के अभ्यर्थी, आप सभी लोग केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, इधर उधर की अफवाहों में बिल्कुल भी ना पड़े। होगा वही जो बेसिक शिक्षा विभाग चाहेगा और सचिव प्रताप सिंह बघेल चाहेंगे। बाकी आप सभी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, तो फालतू में दीवारों से सर टकराने से कोई फायदा नहीं। आप अपना काम करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, काउंसलिंग के लिए रेडी रहें, नौकरी आप सभी को मिलेगी, ये 100% श्योर है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि चीजें सारी बिल्कुल क्लियर करनी थी आपको, वो हमने प्रयास किया है 100% क्लियर करने का और उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें साथियों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी फैमिली को नए साल में 10 की फैमिली बनते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी के चयन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, सभी के चयन के लिए लड़ेंगे, आगे संघर्ष करेंगे और आप सभी के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, बशर्ते आपकी मांगे जायज होनी चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, बाकी किस तरीके से मिल रही इससे आपको ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।